हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल एंड वेलकम टू इग्नाइट एकेडमी। सो हमने अभी तक लास्ट सेशन से हमने इस सीरीज को स्टार्ट किया था और लास्ट सेशन की अगर हम बात करें तो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको मिक्स टाइप क्वेश्चंस बताए थे जो टीसीएस आईबीपीएस पैटर्न के ऊपर बेस्ड है ना। उसी टाइप का आज ये सेकंड सेशन मैं आप लोगों के सामने लाया हुआ हूं। तो सबसे पहले तो आई विल इन्फॉर्म यू, मैं आप लोगों के लिए इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि एमईएस मेंस सिविल इंजीनियरिंग डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। इसमें अभी जो पहला सब्जेक्ट चल रहा है इट इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट को स्टार्ट किया जा रहा है। योगेश माने यानी किया जा चुका है। योगेश माने सर, मैं यानी अंकित जैन सर और अभिषेक महाले सर आप लोगों के लिए इस पूरे कोर्स को कवर करवाएंगे, ये बात आप याद रखिएगा। कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव पैटर्न के हिसाब से पढ़ाया जाएगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस होगी आईएएस, आईएफएस, गेट में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आईएएस मेंस में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है ना। ये सब बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से करवाए जाएंगे। अपन थोड़ा सा आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके सामने क्या बोला, अब जैसे एक अभी वैकेंसी आई हुई है पुणे महानगर पालिका भर्ती, उसके लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो अवेलेबल। आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 1 दिसंबर को पेपर है और उसी के लिए प्रैक्टिस सेशन हम आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसके बाद ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के लिए जो भी बच्चे एमजीपी, एनएमसी, पीएमसी, भूमि अभिलेख, डब्ल्यूआरडी, पीडब्ल्यूडी, महाट्रांसको, ठीक है ना, मनपा के लिए जो भी जेई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम के लिए जो भी बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए एक लाइव प्लस रिकॉर्डेड कोर्स स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना। आज से नया बैच स्टार्ट हो रहा है एंड द सब्जेक्ट इज हाईवे इंजीनियरिंग। मैं हाईवे इंजीनियरिंग कोर्स में स्टार्ट कर रहा हूँ। न्यू बैच इज स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे, आज से स्टार्ट होगा, ठीक है ना। रात में 9 बजे इसकी क्लास रहेगी। अब इसका जो क्या कहते हैं, इसमें लेक्चर नोट्स आपको दिए जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा कंप्लीटली एनालिसिस बता दिया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं वो भी करवाए जाएंगे। फैकल्टी अच्छे हैं, टीसीएस आईबीपीएस एक्सपर्ट अवेलेबल हैं। जितने भी नॉन टेक्निकल फैकल्टीज हैं दीज आर हाईली एक्सपीरियंस। इसमें भी 3 फैकल्टी हम लोग रहेंगे, अंकित जैन सर, अभिषेक महाले सर और योगेश माने सर। इसकी अगर हम फीस की बात करें तो 199 प्लस जीएसटी, 1999 रुपए प्लस जीएसटी यानी लगभग 2000 रुपए में आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। चलिए, सो लेट्स बी स्टार्ट फॉर टुडे क्लास। अच्छा, इसके बाद एक छोटा सा और बता देता हूं आपके लिए, अगर बुक्स वगैरह की नीड है तो बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल। बुक्स हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड, जो इंटरेस्टेड है वो बुक्स वगैरह को भी परचेज कर सकते हैं। चलिए, सो राइट डाउन द फर्स्ट क्वेश्चन प्लीज। पहला क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है। A quick setting cement has an initial setting time of about, अगर मैं क्विक सेटिंग सीमेंट की बात कर रहा हूं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट क्विक सेटिंग सीमेंट, ठीक है ना। मैंने आपके सामने बोला कि अगर हम क्विक सेटिंग सीमेंट की बात करें तो क्विक सेटिंग सीमेंट हैज एन इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ अबाउट, तो क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, आई थिंक सबको मालूम होगा। अगर ऑर्डिनरी सीमेंट होता तो 30 मिनट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम, लेकिन अगर क्विक सीमेंट है तो क्विक सेटिंग सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम इज बिकम 5 मिनट, 5 मिनट होता है, यानी ए ऑप्शन इज टू बी करेक्ट। समझ में आ रहा है। तो हमने आपके सामने बोला क्विक सेटिंग सीमेंट अगर हमारे पास है तो क्विक सेटिंग सीमेंट का जो इनिशियल टाइम हमारे पास होगा, द इनिशियल टाइम इज बिकम 5 मिनट, ये हमारे पास 5 मिनट होगा। ये बात आप याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसर्न इज टू बी देयर। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा हमसे क्या बोल रहा है। ये हमसे बोल रहा है मैंगलोर टाइल्स, आपने नाम सुना होगा, मैंगलोर टाइल अच्छी क्वालिटी का टाइल कहलाता है। तो इफ आई विल टॉक अबाउट मैंगलोर टाइल, इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, याद रखना मैंगलोर टाइल की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो मैंगलोर टाइल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, तो मैंगलोर टाइल किस कैटेगरी का टाइल है, क्या ये कंक्रीट टाइल है, क्या ये स्लेट टाइल है, क्या ये बर्न क्ले टाइल है, क्या ये मोसेक टाइल है। तो याद रखना हमने आपसे बोला इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होती है और स्ट्रेंथ ज्यादा होने का एकमात्र रीजन होता है, एंड द रीजन इज, व्हाट इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, सो आंसर इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला रहेगा, दैट मींस बर्न क्ले टाइल, ठीक है ना। ये बर्न क्ले टाइल का टाइप है, तो बर्न क्ले टाइप के कारण इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है, इट इज बर्न क्ले टाइप टाइल, ये बर्न क्ले टाइप का टाइल होता है। इस बात को आप याद रखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। थोड़ा सा आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं। द क्वेश्चन इज ग्लेज्ड टाइल आर फिक्स्ड विथ ऑन द बाथरूम वॉल, तो आप जब ग्लेज्ड टाइल को बाथरूम के वॉल पर फिक्स करते हो, ग्लेज्ड टाइल, ग्लेज्ड का मतलब समझते हो ना, जैसे जो चिकने टाइप जिसमें शाइनिंग वगैरह टाइप रहती है,
तो इफ यू अगर आपने ग्लेज टाइल की बात किया और ग्लेज टाइल्स को, अगर आप ग्लेज टाइल्स को बाथरूम के सरफेस पर यानी बाथरूम की वॉल पर अगर लगाते हैं हम, तो भैया वो काय से लगाया जाता है? सीमेंट पेस्ट से लगाया जाता है, सीमेंट कंक्रीट से लगाया जाता है, सीमेंट मोर्टार से लगाया जाता है, और या फिर ऑल ऑफ दीज? तो बेटा याद रखना ये चिपकाए जाते हैं सीमेंट पेस्ट से, ठीक है ना। ये कैसे चिपकाए जाते हैं? सीमेंट पेस्ट से, क्योंकि इसने वॉल का पूछा है, वॉल दीवार का पूछा है। अगर मान लो ये हमसे पूछता ऑन फ्लोर, अगर ये फ्लोर पर पूछता तो आंसर हो जाता फिर हमारे पास सीमेंट मोर्टार 1:3 to 1:6। फिर क्या हो जाता? फिर हमारे पास आंसर हो जाता सीमेंट मोर्टार 1:3 to 1:6। इस बात को याद रखिए। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसर्न, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसर्न इज टू बी देयर, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसर्न हमारे पास इज गिवन, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसर्न हमारे पास गिवन है, ठीक है ना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमने बोला ग्लेज टाइल्स, तो अगर हम ग्लेज टाइल्स की बात करते हैं, ग्लेज टाइल्स आर फिक्स्ड विथ ऑन द बाथरूम वॉल, बाथरूम वॉल पर ग्लेज टाइल्स को लगाया जाता है यूजिंग सीमेंट पेस्ट, सीमेंट पेस्ट की हेल्प से। इस बात को सभी लोग अच्छे से याद रखें और समझने की कोशिश करें। मेरे भाइयों बहनों, नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। मैंने बोला द डिफेक्ट ऑफ अ ट्री caused by injuries sustained during its young age। तो भैया हमने आपके सामने बोला, हमने आपसे बोला, क्वेश्चन देखिए ये भी बिल्डिंग मटेरियल से पे ही बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द डिफेक्ट ऑफ अ ट्री caused by injuries sustained during its young age। तो बेटा अगर हमारा कोई भी ट्री है, हमारा कोई भी ट्री है और वो इंजरीज हो जाती है उसको यंग एज में ही, ठीक है ना, तो हमने आपके सामने बोला उसको क्या बोला जाता है? तो इट इज कॉल्ड बर्ल्स। हम उसको क्या बोलते हैं बेटा? इट इज नोन एज बर्ल्स। इसको हम आपके सामने बर्ल्स का नाम देते हैं, BURLS। तो इट इज नोन एज बर्ल्स, हम इसको बर्ल्स का नाम देते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट मींस ए ऑप्शन इज करेक्ट। अगर किसी भी पेड़ को, किसी भी ट्री को अगर यंग एज में ही इंजुरीज हो गई तो उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए, उसको सस्टेन रखने के लिए क्या किया जाएगा? सो इट इज कॉल्ड बर्ल्स। हम उसको बर्ल्स का नाम देते हैं, BURLS, बर्ल्स, ठीक है ना। इस बात को आप याद रखिए। इट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील इज। टेंसाइल स्ट्रेस कितना होता है माइल्ड स्टील का? कितना होता है? ये तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आई थिंक मैंने आपको बताया भी होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं, सॉरी, स्टील स्ट्रक्चर में मैंने आपको बताया होगा। तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, इफ आई विल टॉक अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील, तो हम माइल्ड स्टील के टेंसाइल स्ट्रेस की जब बात करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील, जब हम माइल्ड स्टील के टेंसाइल स्ट्रेस की बात करते हैं बेटा, तो याद रखिए टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ माइल्ड स्टील इज बिकम 55 to 78 किलोग्राम पर mm स्क्वायर, 55 to 78 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। इसका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है इट इज 55 to 78 किलोग्राम पर mm स्क्वायर। दैट मींस कौन सा ऑप्शन इज टू बी करेक्ट? आई थिंक सो ऑप्शन बी इज टू बी करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आर यू गेट माय पॉइंट? सो देयर विल बी अ ऑप्शन बी इज टू बी करेक्ट। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन बी हमें करेक्ट होता हुआ दिखेगा, है ना। चलो थोड़ा आगे आते हैं। मैं आपके सामने क्या बोलना चाहता हूं, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मैं क्या बोलना चाहता हूं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैंने आपसे बोला द फिल इन द ब्लैंक्स बॉन्ड आर यूज्ड व्हेन was become weak in the longitudinal direction due to filling of thicker wall in the header only। तो ये हमसे बोल रहा है, ये हमसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छे तरीके से सुनो और मेरे क्वेश्चन को समझो। उसके बाद आंसर तो देना ऐसा 2 सेकंड का काम है ना, आंसर देना तो 2 सेकंड का काम है। अपन को थोड़ा सा क्वेश्चन समझना पड़ेगा। ये हमसे बोल रहा है द फिल इन द ब्लैंक्स बॉन्ड, ऐसा कौन सा बॉन्ड है जो यूज होता है कब? व्हेन, जब बिकम वीक इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, जब हमारा वॉल जो है वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वीक है ड्यू टू फिलिंग। अब वो वीक क्यों है लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में? अलोंग द लेंथ वो वीक क्यों है? मैंने आपके सामने बोला, मैंने आपसे बोला नाउ सी हियर प्लीज व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस। मैं क्या डिस्कस आपके सामने कर रहा हूं। तो मैंने आपके सामने बोला फिल इन द ब्लैंक्स बॉन्ड्स आर यूज, कौन सा बॉन्ड यूज किया जाता है जब हमारा वॉल क्या है? वीक है इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। और वीक क्यों है? ड्यू टू फिलिंग ऑफ थिकर वॉल। तो क्यों आपने थिकर वॉल फिल कर दिया है इन द हेडर ओनली, आपने एक थिकर वॉल बना दिया केवल हेडर से, केवल हेडर से, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने बोला
मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छी तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिएगा। मैंने आपके सामने बोला आप क्या चाहते हैं, सॉरी मैंने आपसे क्या बोला, तो आपने जब हेडर अकेले से इसको बना दिया, तो हेडर जब अकेले से आपने इसको बना दिया बेटा, तो इस कंडीशन में कौन सा बॉन्ड यूज किया जाएगा कि लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आपका वॉल थोड़ा सा कमजोर है, और कमजोर इसलिए क्योंकि आपने एक थिक वॉल केवल हेडर से ही बना दिया, तो उस कंडीशन में हमें यूज करना पड़ता है बेटा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए रैनकाइन बॉन्ड। याद रखिएगा, उस कंडीशन में हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए कौन सा बॉन्ड यूज करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हमें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए वी विल प्रोवाइडिंग अ रैनकाइन बॉन्ड। हम रैनकाइन बॉन्ड की बात करेंगे, यानी कि सी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, यहाँ पर सी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं, मैंने आपके सामने बोला आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है। तो आई थिंक स्टेटमेंट सबको क्लियर हो रहा होगा मेरी समझ से, है ना। मैं बार बार आप बच्चों से बोल रहा हूं, जो बच्चा अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहता है, इंटरेस्टेड है प्रिपरेशन करने के लिए, तो उसके लिए बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, आज से नया बैच स्टार्ट है, और जो सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है वो सब्जेक्ट कौन सा है, इट इज हाईवे इंजीनियरिंग। तो इस बात को बार बार मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि हर एक बच्चे को इस कोर्स का पता पड़ जाए, और बहुत ज्यादा प्राइस नहीं है, ओनली 2000 रुपीज प्लस जीएसटी। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आई थिंक कौन सा क्वेश्चन था हमारे पास, हमारे पास जो क्वेश्चन था, हाँ यही वाला क्वेश्चन था आई थिंक। सो मैंने आपके सामने बोला द डिफेक्ट ऑफ अट, नहीं ये तो हो गया, बल्स इसका आंसर था, ये भी हो गया, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी हो गया। हाँ ये वाला क्वेश्चन था सेवेंथ क्वेश्चन, द स्लोप करेक्शन ऑफ अ लेंथ, यही था ना। हाँ रैनकाइन बॉन्ड इज द आंसर। अच्छा ये वाला क्वेश्चन था, द स्लोप करेक्शन फॉर अ लेंथ, आप स्लोप करेक्शन बताइए फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर। हमारे पास लेंथ कितना दिया है, सो फॉर अ लेंथ ऑफ 30 मीटर along the gradient of 1 in 20, along the gradient of 1 in 20, जिसका gradient कितना है, so along the gradient of 1 in 20, ठीक है ना। length is become 30 मीटर और along the gradient is 1 in 20, 1 in 20 का gradient हमारे पास है। तो आप बड़े ध्यान से सुन लेना और बड़े ध्यान से समझने की भी कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं। मैंने आपके सामने बोला 1 in 20 का ग्रेडियंट है। अच्छा करेक्शन ड्यू टू स्लोप आप सभी को पता है, इफ आई विल टॉक अबाउट करेक्शन ड्यू टू स्लोप, तो स्लोप करेक्शन हमारे पास क्या होता है, स्लोप करेक्शन हमारे पास होता था एल का स्क्वायर या एल डैश का स्क्वायर जो भी आप बोलो, डिवाइडिंग बाय, तो मैंने आपसे बोला इसका आंसर था एल डैश का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2h, यही था ना हमारे पास आंसर, एल डैश का स्क्वायर या एल स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 2, और फिर हमारे पास था h, यही तो हमारे पास था एल स्क्वायर अपॉन 2h, इट इज द आंसर, यही तो आंसर था एल स्क्वायर अपॉन 2h, दिस इज द आंसर। अब मेरी बात को सुनिए, तो मैंने आपके सामने क्या बोला, अच्छे तरीके से सुनिए और समझने की कोशिश करिए, एल स्क्वायर अपॉन, अब देखो बड़े ध्यान से, यहाँ पर क्या था, एल तो सिंपल है, इट इज अ 30 मीटर, ये तो 30 मीटर इज गिवन, ये हमारे पास 30 मीटर गिवन है, और जबकि मैं आपके सामने 1 in 20 की बात कर रहा हूं, तो इट इज द ग्राउंड स्लोप, ये हमारे पास ग्राउंड स्लोप इज टू बी गिवन, ठीक है ना। हमारे पास क्या गिवन है, दिस इज अ ग्राउंड स्लोप, यहाँ पर ग्राउंड स्लोप इज टू बी गिवन। अब देखो करेक्शन निकालने का एक तो ये फॉर्मूला था, और करेक्शन ड्यू टू स्लोप निकालने का आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, अगर मैं करेक्शन ड्यू टू स्लोप की बात करूं, आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, फॉर्मूला था एल माइनस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ठीक है ना। हमने दो फॉर्मूले पढ़ाए थे आपको, एक तो हमने ये फॉर्मूला पढ़ाया होगा और एक फॉर्मूला हमने ये पढ़ाया होगा, लेकिन मैंने बोला था इससे ही काम हो जाता है, इसको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों से निकाल सकते हैं। एच का मतलब होता है हाइट, अब देखो इसका मतलब क्या है, मैंने आपसे बोला हमारे लिए ग्राउंड स्लोप दिया हुआ है ऐसा, और इसका स्लोप दिया है 1 in 20, ठीक है ना, 1 in 20, तो इसका स्लोप दिया है 1 in 20, 1 in 20 का मतलब समझो, इसका स्लोप दिया हुआ है 1 in 20, 1 in 20 का मतलब समझो, इसका मतलब जब आप 20 कदम हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तब आपको 1 कदम वर्टिकल चलने का मौका मिल रहा है, भाई इसका मतलब यही है ना। 1 in 20 का मतलब क्या है, 1 in 20 का मतलब यही है, जब आप 20 कदम हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तब आपको 1 कदम वर्टिकल चलने का मौका मिल रहा है, समझ रहे हो। तो 20 कदम जब हॉरिजॉन्टल चल रहे हो तब 1 कदम चलने का मौका मिल रहा है वर्टिकल। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर 1 कदम हॉरिजॉन्टल चलोगे, अगर 1 कदम हॉरिजॉन्टल चलोगे तो कितने कदम वर्टिकल चलने मिलेगा,
एक कदम हॉरिजॉन्टल चलोगे तो कितने कदम वर्टिकल चलने मिलेगा, 1/20 इतना वर्टिकल चलने मिलेगा। तो 30 कदम के लिए कितना मिलेगा, तो 30 कदम के लिए हॉरिजॉन्टल चलने कितना मिलेगा, सॉरी वर्टिकल चलने कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 1/20, ये 1 मीटर के लिए है और 30 मीटर चलना है तो गुणा 30 यानी 30/20 यानी 3/2 यानी 1.5, ठीक है ना, 3/2 यानी कि 1.5, हमें 1.5, तो याद रखिए जब हम 30 कदम ऊपर चलेंगे तब हमें यहाँ पर 1.5 मिलेगा। जब 30 कदम ऊपर चलोगे तो हमारे लिए कितना मिलेगा, 1.5 मिलेगा। 30 जब अपन यहाँ पे 30 मीटर चलेंगे, जब हम यहाँ पर 30 मीटर चलेंगे तो ये हमारे पास स्लोप था, हम यहाँ पर जब 30 मीटर चले तो हमारे लिए 1.5 वर्टिकल कदम देखने को मिलेगा। एक्चुअल में यही तो एच था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में यही तो एच था, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो एक्चुअल में दिस इज अ एच, ये हमारे पास एच था, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ तो यही हमारे पास क्या था, यही हमारे पास एच था। इट्स वेरी सिंपल, ये तो बहुत ही सिंपल कंसेप्ट इज टू बी देयर, अभी मैंने आपको बताया यही हमारे पास था। अब बात कुछ ऐसा ही है, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर डिस्कशन करूं और समझने की कोशिश करूं, सो एक्चुअल में हमने जो फॉर्मूला, सॉरी सॉरी आई रियली सॉरी, ये गलत लिखा गया, इट इज एच स्क्वायर अपॉन 2l डैश, एच स्क्वायर अपॉन 2l डैश, आई रियली सॉरी, ये थोड़ा गलत लिखा गया, एच स्क्वायर अपॉन 2l, बाकी ये तो सही है। तो हमने एच स्क्वायर की अगर बात किया आपके सामने तो इसको ही हमने एच बोलते हैं ना, इट इज कॉल्ड एच, तो एच का वैल्यू हमने कितना रख दिया, सो आई विल पुट h इज इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, तो अगर हमने आपसे h का वैल्यू 1.5 बोला तो ये तो 1.5 का स्क्वायर हो गया, डिवाइडिंग बाय 2l, l का वैल्यू हमारे पास 30 इज गिवन, तो आप इससे निकाल सकते हो कितना आंसर आएगा, तो 55 25, तो मेरी समझ से द आंसर इज बिकम इक्वल टू, कितना आएगा वैल्यू, जस्ट अ बिट प्लीज, अपन को कैलकुलेट करना पड़ेगा इसको। तो इफ यू आर कैलकुलेटिंग हियर, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 यानी 2 पॉइंट दिस डिवाइडिंग बाय 60, और ये आया 0.0375, याद रखना 0.0375 मीटर, इट इज द मीटर। आपको सेंटीमीटर में चाहिए तो 100 का गुणा करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई बाय 100, तो द वैल्यू इज 3.75 सेंटीमीटर, ठीक है ना। आपको सेंटीमीटर में चाहिए था, याद रखना, आपने ये वैल्यू जो निकाली इट इज इन मीटर, ये मीटर में निकाला था, आपको सेंटीमीटर में चाहिए था, तो इसलिए द वैल्यू इज 3.75 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू 3.75 सेंटीमीटर आएगा। आर यू गेट माय पॉइंट, सो द वैल्यू इज बिकम 3.75 सेंटीमीटर, ये 3.75 सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके सामने क्या बोला, सो इट इज 3.75 सेंटीमीटर। याद रखना फॉर्मूला या तो होता है, अच्छा इस वाले फॉर्मूले से आप करोगे सर तो भी हो जाएगा, हाँ हो जाएगा, देखो कैसे होगा, एल का वैल्यू हमारे पास 30 मीटर इज गिवन, माइनस अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस 1.5 का स्क्वायर यानी कि 1.5 यानी h का स्क्वायर मतलब 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यू कैन सॉल्व हियर, आप इसको सॉल्व करोगे तो भी आंसर यही आना चाहिए, आप लोग सॉल्व करके देख लेना, मैंने तो किया है, आंसर सेम आ रहा था, ठीक है ना। मैं तो आपसे बोल रहा हूँ मैंने तो किया है, आंसर इज बिकम सेम, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा, मैंने किया है, आप लोग एक बार करके देख लीजिए अपने हिसाब से, जिन बच्चों को दिक्कत है वो लिख लो आराम से। तो याद रखना पहले हमने स्लोप को कन्वर्ट किया है इस तरीके से, 20 मीटर में 1 वर्टिकल, तो 1 हॉरिजॉन्टल में कितना वर्टिकल चलना पड़ेगा, ये सब हमने किया है, ठीक है। तो ये हमें h का वैल्यू इज गिवन, और यहाँ से यहाँ तक जो हमें लेंथ दिख रही है इट इज अवर 30 मीटर, ये 30 मीटर लेंथ इज गिवन, ये बात आप याद रखिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। तो अब अच्छे तरीके से सुनिए और आगे समझने की कोशिश करना, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैप क्या है बेटा, मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है ना। सो आई विल से मैप, तो मैप क्या है, मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मैप एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द फीचर्स ऑन स्मॉल स्केल आर प्रोजेक्टेड ऑन। तो बेटा एक बात समझो, जब हम मैप बनाते हैं तो मैप किसी भी चीज का टॉप व्यू है और हम उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनाते हैं ना, मैप वर्टिकल प्लेन पर नहीं बनता, मैप ऑलवेज भी प्रिपेयर्ड इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, मैप हमेशा हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ही बनेगा, हम उसका टॉप व्यू बनाते हैं तो हॉरिजॉन्टल प्लेन पर बनाते हैं, तो आंसर इज बिकम हॉरिजॉन्टल सरफेस, हम इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रिप्रेजेंट करेंगे, सही बात है ना। वी विल रिप्रेजेंट या प्रोजेक्टेड ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, हम इसको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे या फिर रिप्रेजेंट करेंगे।
मेरे भाइयों बहनों, अब मेरी बात को सुनिए और बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूँ। आई विल रिप्रेजेंट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हम हॉरिजॉन्टल सरफेस पर ही इसको रिप्रेजेंट करेंगे। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। मैं हॉरिजॉन्टल सरफेस पर इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अच्छा, अब इसने एक स्टेटमेंट यहाँ पर बोला कि मैप इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीचर्स ऑन द स्मॉल स्केल। बेटा याद रखना, तो हमारे पास दो तरीके के स्केल होते हैं। ये क्वेश्चन में इसलिए यहाँ पर बता देता हूँ, हो सकता है इस तरीके का क्वेश्चन में पूछ लिया जाए। हमारे पास दो तरीके के स्केल होते हैं, एक होता है स्मॉल स्केल और एक स्केल हमारे पास होता है दिस स्केल इज सेट टू बी अ लार्ज स्केल। तो हमने आपके सामने बोला टू टाइप ऑफ स्केल इज टू बी देयर। हमारे पास दो टाइप के स्केल होते हैं, एक हमारे पास होता है स्मॉल स्केल एंड द अनदर स्केल इज सेट टू बी अ लार्ज स्केल। तो जब हम आपके सामने स्मॉल स्केल की बात करते हैं, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट स्मॉल स्केल, तो जो हम स्मॉल स्केल होता है, स्मॉल स्केल पर हमेशा प्रिपेयर करते हैं मैप के लिए, ठीक है ना। हमेशा काय को प्रिपेयर करते हैं, मैप को प्रिपेयर करेंगे। और जब भी हम आपके सामने लार्ज स्केल की बात करते हैं, तो लार्ज स्केल पर आई ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन प्लान। हम प्लान को लार्ज स्केल पर बनाते हैं। तो मैप ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन स्मॉल स्केल एंड प्लान ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल। स्केल इट में बी लार्ज और इसमें भी स्मॉल। स्केल लार्ज है या फिर स्मॉल है, ये डिपेंड करता है किस वैल्यू पर, आरएफ वैल्यू पर, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो मैंने आपके सामने बोला स्केल इट में बी लार्ज और स्मॉल। स्केल हमारा लार्ज है या फिर स्मॉल है, इट्स डिपेंड्स ऑन आरएफ वैल्यू। ये इसकी आरएफ वैल्यू पर डिपेंड करेगा, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। तो स्केल इट में बी अ लार्ज और इट में बी अ स्मॉल। स्केल हमारा स्मॉल है या फिर स्केल हमारा लार्ज है, ये डिपेंड करेगा इसकी किस वैल्यू पर। तो इट इज डिपेंड्स ऑन इट्स आरएफ वैल्यू। ये इसके आरएफ वैल्यू रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ये बात भी सभी लोग अच्छे तरीके से समझने की और सुनने की थोड़ी सी कोशिश करें। मेरे भाइयों बहनों, नेक्स्ट पॉइंट आई विल डिस्कस। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा मैं आपसे क्या बोलना चाहता हूं और मैं क्या डिस्कस करना चाहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच वन, एक्चुअल में ये 9 है, ये 4 गलती से आ गया यहाँ पर, एक सेकंड रुकिएगा। ये 9th क्वेश्चन है ना हमारा, ये 4 गलती से मैंने लिख दिया होगा यहाँ पर, गलती से 4 लिख दिया। 4 को अपन मिटा देते हैं, 4 को अपन मिटा देते हैं, है ना। सो आई इरेज इट, इसको इरेज कर देता हूँ। तो मैंने आपके सामने क्या बोला है, इट इज अ 9th नंबर का क्वेश्चन। ये हमारे पास 9th नंबर का क्वेश्चन इज टू बी देयर। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वेश्चन हियर। तो क्वेश्चन हमसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिस्टेक और एरर, which one of the following mistake or error may be cumulative positive और negative। तो इनमें से कौन सा एरर ऐसा है जो cumulative positive है या और cumulative negative है। which error is become cumulative positive और cumulative negative। कौन सा एरर ऐसा है जो या पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अच्छा एक बात बताओ, सैगिंग करेक्शन केवल और केवल नेगेटिव नेचर का है, पॉजिटिव है ही नहीं, ठीक है ना। बैड स्प्लिटिंग यानी कि मिसअलाइनमेंट, तो वो भी एक प्रकार से नेगेटिव नेचर का करेक्शन था। बैड रेंजिंग, अगर आपने रेंजिंग सही नहीं किया, इट इज आल्सो नेगेटिव इन नेचर। ये दोनों पॉजिटिव नेगेटिव नेचर के नहीं है, ये तीनों, ना तो ये है ना ये या ना ये, तीनों नेगेटिव नेचर के हैं। जबकि हम बात करें चेन लेंथ, तो चेन इट में बी टू लॉन्ग टू शॉर्ट। आपने पढ़ा होगा चेन की लंबाई बढ़ भी सकती है, चेन की लंबाई घट भी सकती है। तो इस कंडीशन में हम आपसे ये बोल सकते हैं कि भैया जो चेन लेंथ है ये एक्चुअल में क्यूमुलेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि आपने शुरू से डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट किया तो भाई नो डाउट चेन का, अगर चेन टू शॉर्ट है टू लॉन्ग है, जहां तक आप मेजर करते हुए चलते जाओगे सब गलत आता जाएगा। तो इट इज अ क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव एरर है, पॉजिटिव भी हो सकती है और इट मे बी अ नेगेटिव, इसलिए सी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट। यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होने वाला रहेगा। क्या पूछ रहा है, आइसोजोनिक लाइंस। भैया वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी आसान, और हर क्वेश्चन हर एग्जाम में आज तक जिंदगी में कभी ना कभी पूछा ही गया है ना। तो इफ आई विल टॉक अबाउट आइसोजोनिक लाइंस, अगर हम आइसोजोनिक लाइंस के बारे में आपके सामने डिस्कशन करते हैं तो याद रखिए आइसोजोनिक लाइंस आर द लाइंस हैविंग द सेम। बेटा तो आइसोजोनिक लाइंस वो लाइन होती हैं जो उस पॉइंट को ऐड करेंगी जिस पॉइंट पर सेम अमाउंट ऑफ डिक्लिनेशन होगा। समझ रहे हो, जैसे कंटूर का मतलब क्या होता है, तो कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन होता है। इफ आई विल टॉक अबाउट कंटूर, अगर हम कंटूर की बात करते थे तो कंटूर का मतलब क्या था, कंटूर का यही मतलब था, मैंने आपके सामने बोला इफ आई एम टॉक अबाउट कंटूर, अगर कंटूर की बात करूं तो कंटूर का यही मतलब था ना
कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन था, ठीक है, ज्वाइनिंग अ पॉइंट ऑफ सेम और इक्वल एलिवेशन, जो सेम और इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को क्या करता था, ज्वाइन करता था, यही था ना, कंटूर इज एन इमेजिनरी लाइन, कंटूर एक इमेजिनरी लाइन था जो इक्वल अमाउंट या इक्वल इक्वल एलिवेशन वाले पॉइंट को ज्वाइन करेगा। इसी तरीके से एक लाइन होती है, इट इज कॉल्ड आइसोजोनिक लाइन, आइसोजोनिक लाइन भी एक इमेजिनरी लाइन होती है जो क्या करेगा, इक्वल पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, इक्वल पॉइंट ऑफ डिक्लिनेशन को क्या करेगा, ज्वाइन करेगा। सो इसका आंसर हो गया इट इज अ डिक्लिनेशन। ये लाइन आप लोग याद कर लीजिए। एक और होता है हाइड्रोलॉजी में आपने पढ़ा होगा, आइसोहाइडल लाइन। तो आइसोहाइड्स क्या होते हैं, आइसोहाइड्स आर इमेजिनरी लाइन, वो इमेजिनरी लाइन है जो इक्वल पॉइंट ऑफ प्रेसिपिटेशन को ज्वाइन करेंगे, है ना। तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लाइंस आर टू बी देयर, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस होती हैं, तो इन सभी लाइन को आपको याद रखना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट इज टू बी देयर। चलिए थोड़ा सा आगे आते हैं बच्चों, चीजों को थोड़ा और समझने और सुनने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव कंटूर इज टर्म्ड एज। देखो बच्चों, कंटूर जब भी हम बनाते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, इफ आई विल ड्रॉ अ कंटूर मैप, जब हमने कंटूर मैप को बनाया कुछ इस तरीके से, मान लो हमारे लिए कंटूर मैप इज गिवन, कुछ इस तरीके से हमारे पास क्या है, कुछ इस तरीके से कंटूर मैप इज टू बी गिवन, हमारे पास कंटूर मैप गिवन है। अब जब इस तरीके से आप कंटूर मैप बनाते हो तो हमारे पास कंटूर की दो डिस्टेंस दिखाई देती हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, हमें कंटूर की दो डिस्टेंस दिखाई देती हैं। अब कौन कौन सी डिस्टेंस दिखाई देती है कंटूर की, तो हमें एक तो कंटूर का ये वर्टिकल डिस्टेंस दिखाई देता है, तो वर्टिकल डिस्टेंस ऑफ कंटूर इन बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर, किन्हीं भी दो सक्सेसिव कंटूर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा, द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर, दो सक्सेसिव कंटूर के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस है, इट इज कॉल्ड एज कंटूर इंटरवल। इसको हम आपके सामने क्या नाम देते हैं बेटा, इट इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल, हम इसको आपके सामने कंटूर इंटरवल बोलते हैं। तो वी कैन से इट इज कंटूर इंटरवल, ठीक है ना। तो नो डाउट इसका, इसने वर्टिकल डिस्टेंस नहीं पूछा, इसने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पूछा है, तो कंटूर इंटरवल ये वाला आंसर तो गलत हो गया, सही बात है, ये वाला आंसर गलत हो गया। ये जो हमारे लिए येलो कलर से हमने बनाई हुई लाइंस हैं, इनको हम बोलते हैं कंटूर लाइन, ठीक है ना। तो ये जो लाइन हमारे पास होती हैं, दीज लाइंस आर कॉल्ड एज कंटूर लाइंस, हम इनको कंटूर लाइंस बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब क्या होता है ना, अब क्या होता है, जैसे मान लो जब हम इस कंटूर का सेक्शनल व्यू बनाएंगे, तो मान लो ये यहाँ पर एलिवेशन दिख रहा है, मान लीजिए सपोज दैट आई विल से, बड़े ध्यान से सुनना, यहाँ पर एलिवेशन दिख रहा है 100 मीटर, ठीक है ना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ। तो मैंने आपके सामने बोला, मान लो इस कंटूर पर एलिवेशन है 100 मीटर, यहाँ पर एलिवेशन है 98 मीटर, यहाँ पर है 96 मीटर, यहाँ पर एलिवेशन है 94 मीटर। तो एक्चुअल में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा, ये तो मालूम है ना। यहाँ पर हो गया 100 मीटर, फिर आ जाएगा हमारे पास 98 मीटर, फिर 96 मीटर, ऐसा ही हो रहा था, 100 मीटर, 98 मीटर, 96 मीटर, लाइक दिस। तो दे रिप्रेजेंट हिल, ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा, दे रिप्रेजेंट हिल, ये एक्चुअल में काय को रिप्रेजेंट करेगा, ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा, इस बात को याद रखिए, दे विल रिप्रेजेंट हिल, ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा, जैसे कि एक हिल बन रहा हो, एक हिली एरिया बन रहा हो, ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट हिल, ये हिल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक। तो नो डाउट, तो कंटूर तो और ये जो हमारे पास स्लोप आया ना, इट इज कंटूर ग्रेडियंट, इन दोनों के बीच का स्पेसिंग और एलिवेशन का डिफरेंस, तो ये जो स्लोप आया इट इज कंटूर ग्रेडियंट, तो इसका आंसर ये भी नहीं होगा, यानी सी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट या फिर हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग। याद रखिए, हमने आपके सामने बोला जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है किन्हीं भी दो कॉन्सिक्यूटिव कंटूर का, ये वाला डिस्टेंस, इसको ये वाला डिस्टेंस जो मैं आपके सामने बना रहा हूँ, ये डिस्टेंस, इसको हमने क्या बोला, इट इज कॉल्ड कंटूर स्पेसिंग, हम इसको आपके सामने कंटूर स्पेसिंग बोलते हैं, ठीक है ना। हमने जब सर्वे आपको पढ़ाया होगा तब मैंने इस बात को बहुत अच्छे से आपको बताया था कि इट इज नोन एज कंटूर स्पेसिंग, इसको कंटूर स्पेसिंग बोला जाता है, ठीक है ना। सो इट इज कॉल्ड कंटूर स्पेसिंग। कंटूर स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटूर्स, किन्हीं भी दो सक्सेसिव कंटूर के बीच का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, इट इज कॉल्ड कंटूर स्पेसिंग या फिर कंटूर इक्विवेलेंट, हम इसको कंटूर इक्विवेलेंट भी बोलते हैं, ये बात याद रखिए, ठीक है ना। और यही हमसे पूछा था, मैंने सब ऑप्शन बता दिए, कुछ भी आपसे पूछे। और वर्टिकल स्पेसिंग जो है इट इज कॉल्ड, उसको आपको पता ही है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो वर्टिकल स्पेसिंग है उसको आप सभी लोग जानते हैं, इट इज जनरली कॉल्ड एज, उसको मैंने आपके सामने नाम दिया है, इट इज जनरली कॉल्ड एज, उसको मैंने आपके सामने नाम दिया, क्या नाम दिया था बेटा हमने उसको, आई विल से, मैंने आपके सामने जो नाम दिया था, इट इज कॉल्ड
कंटूर इंटरवल, है ना, वर्टिकल स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल स्पेसिंग को कंटूर इक्विवेलेंट या फिर कंटूर स्पेसिंग। अब मैंने आपसे क्या बोला, इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग किचन शुड हैव, किचन कहां पर रहना चाहिए, बिल्डिंग मटेरियल का, बिल्डिंग ड्राइंग एंड डिजाइन का क्वेश्चन है, बीडीडी का क्वेश्चन है, आजकल बीडीडी से भी क्वेश्चन पूछे जाने लगे ना, तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है इन रेसिडेंशियल बिल्डिंग, अगर अपन रेसिडेंशियल बिल्डिंग की बात कर रहे हैं तो किचन शुड बी हैव किचन कहां पर रहेगा, तो हमेशा याद रखिए किचन हमेशा साउथ ईस्ट साइड रहना चाहिए, ठीक है ना, साउथ ईस्ट साइड रहना चाहिए, याद रखिए ये हमेशा साउथ ईस्ट साइड रहना चाहिए। समटाइम इट इज नोन एज अग्नि एंगल फायर, सॉरी अग्नि कोण इसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, समटाइम पूरक दिशा भी इसको बोला जाता है, लेकिन आपको इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से साउथर्न ईस्टर्न साइड इसको रखना है, इस बात को याद रखना किसी भी बिल्डिंग में किचन का डायरेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हमने बोला पिकअप द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, फॉलोइंग में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो अब देखिए क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है द बेंट अप बार, जो आप बेंट अप बार की बात कर रहे हो, बेंट अप बार एट सपोर्ट रजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट, बिल्कुल सही बात है। जब हम फिक्स बीम बनाते थे, मैंने अपने बच्चों को ऑलरेडी बताया भी था कि आप अगर चाहो तो बीम की हेल्प से बेंडिंग यानी बेंड बीम का आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओ और उसकी हेल्प से आप लोकेशन और पोजीशन ऑफ स्टील निकाल सकते हो कि स्टील को हम किस तरीके से प्लेस्ड करें, आप ये सब बता सकते हो। तो मैंने बच्चों से बोला था कि इस तरीके से आपका डायग्राम बनता है, अगर आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाओगे फिक्स बीम का, इट्स लाइक दिस, इस तरीके से बनेगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ऐसा ही तो बनता था बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो मैंने बोला था ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है ना, और हमने बच्चों से बोला था ऑलरेडी कि नेगेटिव मतलब हॉगिंग, नेगेटिव मतलब हॉगिंग, हॉगिंग मतलब ऊपर टेंशन, तो स्टील ऊपर, जहां तक नेगेटिव आ रहा है वहां पर स्टील ऊपर डलेगा, जहां पर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव मतलब सैगिंग यानी टेंशन नीचे, पॉजिटिव मतलब सैगिंग यानी टेंशन नीचे, ऐसा हाथ करके देख लेना, तो जहां पर सैगिंग मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में टेंशन नीचे होगा, तो टेंशन नीचे तो स्टील नीचे डाल दिया, और यहाँ स्टील ऊपर डाल दिया, ऊपर नीचे स्टील को ले जाने का काम करती है बेंट अप बार। तो नो डाउट जो बेंट अप बार सपोर्ट के पास है वो क्या करेगा, वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर रहा है, बेंट अप बार जो है वो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट को रजिस्ट कर रहा है यहाँ पर, बिल्कुल सही बात, ये ऑप्शन तो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द बेंट अप बार एट अ सपोर्ट रजिस्ट द शेयर फोर्स, इसका हमें नहीं मालूम, ठीक है। थर्ड देखिए, द बेंडिंग मोमेंट ऑफ बार नियर सपोर्ट इज जनरली 45 डिग्री, सबको पता है कि 45 डिग्री पर ही मोड़ा जाता है, क्यों मोड़ा जाता है, क्योंकि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस 45 डिग्री पर ही एक्ट करेगा, तो अगर हम 45 डिग्री पर बेंट अप बार को मोड़ते हैं तो ये शेयर क्रैक्स को परपेंडिकुलरली रोक लेता है, तो इसका मतलब सर 45 डिग्री पर मोड़ा जाता है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, और शेयर को रजिस्ट कर रहा है, ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है, इसका मतलब डी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, समझ रहे हो, डी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा, ऑल ऑफ द अबव, सभी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट हियर, सभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मैं आपसे क्या बोलना चाहूंगा, हमने आपसे बोला था एरिया इज मेजर्ड करेक्टली अप टू नियरर, तो भैया एरिया को हम करेक्टली कहां तक मेजर करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट एरिया, अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया को हम करेक्टली कहां तक मेजर करते हैं, बताइए, किसी के पास आंसर हो तो, एरिया इज करेक्टली मेजर्ड, एरिया को करेक्टली कहां तक मेजर किया जाएगा, तो अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया को हम करेक्टली मेजर करते हैं अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, यानी कि द लीस्ट काउंट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, याद रखना द लीस्ट काउंट इज, जो लीस्ट काउंट हमारे पास होगा इट इज 0.01 मीटर स्क्वायर, इट इज द लीस्ट काउंट, ये हमारे पास लीस्ट काउंट होगा, काय का लीस्ट काउंट है, सो दिस इज द लीस्ट काउंट ऑफ द एरिया, अगर हम एरिया को मेजर कर रहे हैं तो द लीस्ट काउंट इज 0.01 स्क्वायर मीटर, इट इज द एक्यूरेसी, इतना एक्यूरेसी मुझे मेंटेन करना पड़ता है, ठीक है ना, इतना एक्यूरेसी हमें मेंटेन करना पड़ता है। चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं, चीजों को समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द वेट केजी पर मीटर ऑफ 25 mm diameter steel bar placed a spacing 250 mm center to center for 1 meter, सेंटर टू सेंटर फॉर 1 मीटर, तो अब देखिए इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस, मैं आपसे क्या डिस्कस करना चाहता हूं। सबने क्वेश्चन देख लिया, तो मैंने आपके सामने क्या बोला, सबसे पहले तो अपन को एक बात क्लियर होनी चाहिए, सबसे पहले अपन को एक बात क्लियर होनी चाहिए, जैसे अगर मुझे 25 mm डायामीटर का बार का वेट निकालना है पर मीटर,
तो हमने आपके सामने एक फॉर्मूला बताया था, अगर बच्चों को याद है, सेल्फ वेट ऑफ बार पर मीटर, सेल्फ वेट ऑफ बार पर मीटर, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है। क्या बताया था? द फॉर्मूला इज बिकम डी स्क्वायर अपॉन 162 केजी पर मीटर, ये बताया था, केजी पर मीटर। ठीक है, तो मेरी बात सुनो, मैंने आपसे बोला डी स्क्वायर यानी ये हो गया 25 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 162, तो मैंने बोला 25 का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय 162, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रहा है 3.85 kg, ये हमारे पास जो वैल्यू आ रही है इट इज 3.85 kg पर मीटर, 3.85 kg पर मीटर, ये एक बार का वेट आ गया। अब मेरी बात को समझो, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, ये हमसे बोल रहा है स्पेसिंग दिया है 1 मीटर, 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर मतलब कि हम अगर इसको चाहें तो 1000 mm लिख सकते हैं। हम कितना लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 1000 mm, अगर हम चाहें इसको तो हम इसको 1000 mm लिख सकते हैं, ठीक है ना। और सबके बीच में स्पेसिंग कितना है? 250, तो 250 mm से डिवाइड कर दो, तो टोटल कितनी बार है? 4 बार इज देयर, 25 चौका 100 ना, तो एक बार का वेट हमारे पास आया 3.85 kg, तो 4 बार का वेट कितना आएगा? तो हमने आपसे बोला 3.85 kg इज द वेट ऑफ 1 बार, 4 बार का वेट करने के लिए 4 का गुना करना पड़ेगा, और जैसे ही 4 का गुणा करोगे द वैल्यू इज 15.43 किलो न्यूटन या किलोग्राम पर मीटर, दिस इज द वैल्यू, ये हमारे पास टोटल वेट आया बेटा 15.43 किलोग्राम। समझ रहे हो? तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, दैट मींस डी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, ठीक है ना, डी ऑप्शन मैंने आपके सामने करेक्ट किया, दैट मींस डी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, हमने डी ऑप्शन को करेक्ट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मैं आपसे क्या बोलने वाला रहूंगा, आई विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 16, 16वें क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 16 हमसे बोल रहा है रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन, रिवाइज्ड एस्टिमेट को आप तब प्रिपेयर करेंगे, रिवाइज्ड एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड व्हेन द ओरिजिनल सैंक्शन डिटेल्ड एस्टिमेट एक्सीडेड बाय। तो बेटा बनी बात है, हम रिवाइज्ड एस्टिमेट तभी बनाते हैं जब ओरिजिनल सैंक्शन एस्टिमेट 5% से ज्यादा डिफर कर जाता है, सही बात है ना, 5% से ज्यादा एक्सीड कर जाता है। मैंने ये बात एस्टिमेशन कॉस्टिंग में बहुत चिल्ला चिल्ला के आपको बताई थी, इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने की, खोपड़ा लगाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू एब्सॉर्ब एनर्जी व्हेन इलास्टिकली डिफॉर्म्ड एंड टू रिगेन इट्स अनलोडिंग, रिगेन इट व्हेन अनलोडिंग इज कॉल्ड। तो बेटा इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ये बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, हमने एक आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रॉपर्टी बताई है, उस प्रॉपर्टी का नाम है रेजिलियंस। इसी चैनल के ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का पूरा कंप्लीट क्या कहते हैं रिवीजन क्लास डला हुआ है, 10 लेक्चर, तो आप उसको देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने आपसे बोला द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, मटेरियल की वो एबिलिटी टू एब्सॉर्ब एनर्जी जिसमें एनर्जी एब्सॉर्ब होगी, एब्सॉर्ब होगी एनर्जी इलास्टिकली डिफॉर्म्ड यानी कि अप टू इलास्टिक लिमिट पॉइंट एंड रिलीज दैट एनर्जी आफ्टर अनलोडिंग। क्या इस प्रॉपर्टी को मैंने आपके सामने रेजिलियंस प्रॉपर्टी बोला था? अरे बोलो ना बच्चों, मैंने इस प्रॉपर्टी को रेजिलियंस बोला था आपके सामने, इट इज द एबिलिटी ऑफ द मटेरियल, ये मटेरियल का ऐसा एबिलिटी होता है which absorb the energy up to elastic limit point and release that energy after unloading, ठीक है ना, जो इलास्टिक लिमिट पॉइंट तक एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करेगा और रिलीज दैट एनर्जी, उस एनर्जी को रिलीज कर देगा आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग के बाद। आर यू गेट माय पॉइंट? सभी बच्चों को आई थिंक स्टेटमेंट इज कंप्लीटली क्लियर राइट नाउ, स्टेटमेंट सबको क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूं, आई विल डिस्कस हियर क्वेश्चन नंबर 18, हम क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में आपके सामने डिस्कशन करेंगे। मेरे भाइयों बहनों, इफ आई विल टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 18, जब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर रहे हैं, मैंने आपके सामने 18वां क्वेश्चन क्या बोला है, अच्छे तरीके से सुनिएगा और समझने की कोशिश करिए। मैं आपसे बोल रहा हूं फॉर मेटल्स विच डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट, ऐसा मेटल जिसमें वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है ना, मैंने आपसे बोला ऐसा मेटल जिसमें वेल डिफाइंड यील्ड पॉइंट नहीं होता है, ठीक है, प्रूफ स्ट्रेस इज डिटरमाइंड बाय ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द इनिशियल टेंजेंट एट ऑफसेट ऑफ एम। तो हमने आपके सामने क्या बोला, सुनो ये हमसे क्या बोलना चाहता है, अच्छे से सुन लेना। ये हमसे बोल रहा है जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, ठीक है ना, वैसे तो इसका सही आंसर सबको पता ही होगा 0.2% होता है। एक्चुअल में ये बोलना क्या चाहता मैं ये बता रहा हूं,
जैसे हमारे पास ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया तो हमेशा y एक्सिस पर रिप्रेजेंट स्ट्रेस और x एक्सिस पर रिप्रेजेंट स्ट्रेन। इसका रीजन सबको पता है, क्योंकि स्ट्रेन ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन x एक्सिस, स्ट्रेन x एक्सिस पर प्लॉट होती है, और स्ट्रेस ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस, स्ट्रेस को हमेशा y एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। स्ट्रेन ऑलवेज बी प्लॉटेड, स्ट्रेन हमेशा प्लॉट होती है x एक्सिस पर, और स्ट्रेस ऑलवेज बी प्लॉटेड ऑन y एक्सिस। अब मान लीजिए मैं आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बना रहा हूँ, एक ऐसा हमारे पास कर्व गिवन है जिसका स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट, जिसमें स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं है, जैसे कि लाइक दिस। मैंने आपसे बोला एक ऐसा पॉइंट गिवन है जहां पर स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं है। स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट नहीं है, इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब द कर्व लाइक दिस, यार क्या होता है, एक सेकंड रुकना जरा। तो मैंने आपसे बोला स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट इज नॉट गिवन, सो कर्व लाइक दिस, इस तरीके से हमारे पास कर्व दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। एक्चुअल में कर्व लाइक दिस, इस तरीके से कर्व बनना चाहिए था। अगर हम कर्व को सही तरीके से बनाएं तो कर्व लाइक दिस, इस तरीके से कर्व दिखाई दे रहा है। स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट इज नॉट गिवन, स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट गिवन नहीं है। तो कोड क्या बोलता है? कोड यानी कि हमसे क्या, अब इसमें जहां स्पेसिफिक यील्ड पॉइंट गिवन नहीं होगा वहां पर क्या होगा, हम डिजाइन स्ट्रेस किसे मानेंगे? तो ये हमसे बोलता है जहां पर भी 0.2% स्ट्रेन आ रहा था, 0.2% स्ट्रेन आ रहा है, वहां से एक लाइन ड्रॉ करो जो इस लाइन के पैरेलल होगी, और फिर जहां पर इंटरसेक्ट करेगी ये लाइन इस कर्व पर, उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस आएगा, दिस स्ट्रेस इज कॉल्ड प्रूफ स्ट्रेस, इसको प्रूफ स्ट्रेस बोल देना। और यही प्रूफ स्ट्रेस इज कंसीडर्ड एज अ डिजाइन स्ट्रेस, यही डिजाइन स्ट्रेस होगा। और हमसे बोला जाता है कि प्रूफ स्ट्रेस कोई रियल टाइप का स्ट्रेस नहीं होता। प्रूफ स्ट्रेस इज नॉट अ रियल टाइप ऑफ स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस रियल टाइप का स्ट्रेस नहीं होता है, ठीक है ना। प्रूफ स्ट्रेस कोई रियल टाइप का स्ट्रेस नहीं होता है, इट इज कैलकुलेट ओनली फॉर डिजाइन एंड एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। इसको मैं केवल डिजाइन और एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू ही कैलकुलेट करूंगा। तो याद रखना द आंसर इज 0.2%, हमने 0.2% स्ट्रेन कंसीडर किया था, ये बात याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन अब पूछने लगा है, आप लेवल देख रहे हो क्वेश्चन का, ठीक है ना। सो दिस इज द कंसर्न, ये हमारे पास मेन कंसर्न इज टू बी देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, क्वेश्चन देखिएगा क्या है। फाइंड रेडियस ऑफ मोर सर्किल फॉर द गिवन स्टेट, सिग्मा y दिया है 5 मेगापास्कल और सिग्मा x दिया है ओनली 10 मेगापास्कल। और ये हमसे बोल रहा है कि आप कुछ मत करो, आप मोर सर्किल का रेडियस बता दो, है ना। व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्किल, आप मोर सर्किल का रेडियस बता दो, काम खत्म हो जाएगा। देखो बच्चों, अगर हम रेडियस की आपके सामने बात कर रहे हैं, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्किल, मोर सर्किल का रेडियस क्या होगा? तो अगर अपन बात करते हैं, हमसे इस तरीके से एक बॉडी इज टू बी गिवन, ये बॉडी हमारे पास एक गिवन है, और यहाँ पर हमें सिग्मा एक्स का वैल्यू गिवन है, द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स इज बिकम इक्वल टू, इट इज 10 मेगापास्कल। पॉजिटिव में गिवन है, इसका मतलब ये है, अगर पॉजिटिव में वैल्यू गिवन है तो इसका मतलब है ये टेंसाइल नेचर का होगा, इट इज 10 मेगापास्कल। और इसी तरीके से यहाँ पर एक y डायरेक्शन में भी स्ट्रेस इज गिवन, इट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा y, एंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा y इज बिकम, इट इज अ 5 मेगापास्कल, ये 5 मेगापास्कल इज गिवन, ठीक है ना। तो दिस इज अबाउट 10 मेगापास्कल, ये हमारे पास 10 मेगापास्कल इज गिवन, और एक हमारे पास जो दिखाई दे रहा है इट इज अवर 5 मेगापास्कल, ये 5 मेगापास्कल गिवन। एक हमारे पास 10 मेगापास्कल इज गिवन एंड द अनदर इज 5 मेगापास्कल, एक हमारे पास 5 मेगापास्कल इज गिवन। सही बात है। अब हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द मोर सर्किल। तो यू ऑलरेडी नो दैट इफ आई विल टॉक अबाउट रेडियस ऑफ द मोर सर्किल, अगर हम मोर सर्किल की रेडियस कैलकुलेट करना चाहें, अगर हम मोर सर्किल की रेडियस कैलकुलेट करना चाहें, क्या रेडियस का फॉर्मूला ऐसा ही था क्या, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर एक्स वाई, दिस इज द फॉर्मूला, यही तो फॉर्मूला था। बस कुछ मत करो बेटा, यू कैन पुट द वैल्यू इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला और इन दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, आप इसमें वैल्यू को पुट कर दो। इफ यू पुट द वैल्यू हियर, सो कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ सिग्मा एक्स का वैल्यू बताएं। So the value of sigma x is 10. What is the value of sigma y? तो sigma y is 5, तो 10 minus 5 upon 2 का whole square, 10 minus 5 upon 2 का whole square plus tau square x y, तो tau square x y तो हमारे पास है नहीं, तो इसका मतलब 0, तो 10 में से 5 का 5 बचा, 5 बटा 2 is 2.5, और 2.5 का whole square, that means 2.5 is the correct answer। मेरी समझ से 2.5 इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। तो द आंसर इज बिकम 2.5 मीटर, ये 2.5 मेगापास्कल, ये दिस इज द रेडियस ऑफ द मोहर सर्कल, ये हमारे पास मोहर सर्कल का रेडियस होगा। इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है।
व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर गिवन ट्रायंगुलर ट्रस। ये हमारे पास एक ट्रायंगुलर ट्रस इज गिवन, आपको ट्रस दिखाई दे रहा होगा। ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस ट्रायंगुलर ट्रस का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बता दो कितना है। व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इन दिस ट्रायंगुलर ट्रस। इस पर्टिकुलर ट्रायंगुलर ट्रस का स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होगा, आप बस मुझे इतना बता दीजिएगा। व्हाट इज द स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रस। अगर हम इस पर्टिकुलर ट्रस की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें, देखो स्टैटिक इंडिटरमिनेसी पूछा है तो इस बारे में याद रखिए, अगर स्टैटिक पूछा है तो इट इज द समेशन ऑफ एक्स। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की जब भी बात की जाती है, इट इज द समेशन ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी प्लस इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो अगर हम एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें, डीएसई की बात करें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी, अगर हम एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी की बात करें, डीएसई की बात करें, क्या कोई मुझे बताएगा डीएसई का वैल्यू क्या होगा। तो अगर हम डीएसई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शन डेवलप होंगी, यहाँ पर भी हिंज सपोर्ट है, दो रिएक्शन डेवलप होगा, तो डीएसई तो हो जाता है सिंपल आर माइनस थ्री। तो दो और दो चार माइनस थ्री, दो और दो चार माइनस थ्री, तो डीएसई का वैल्यू हमारे पास आ गया, इट इज वन। डीएसई हमारे पास कितना आ गया, एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इज इक्वल टू वन। वन आंसर इज टू बी, ठीक है ना, डीएसई। लेकिन अब मुझे अगर डीएसआई निकालना है तो डीएसआई का फॉर्मूला भी सबको मैंने बताया था ऑलरेडी, ऐसा मत बोलना नहीं बताया। डीएसआई का फॉर्मूला हमने क्या बताया था, डीएसआई का फॉर्मूला हमने बताया था m माइनस टू जे माइनस थ्री, इट इज द वैल्यू ऑफ डीएसआई। तो मैंने बोला डीएसआई की वैल्यू हमारे पास था m माइनस टू जे माइनस थ्री। चलो तो मेंबर बताओ कितने हैं, हाउ मच मेंबर्स देयर। तो मेंबर की बात करूं, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, पांच मेंबर, छह मेंबर, सात मेंबर, आठ मेंबर, नौ मेंबर। तो या फिर भूल गया मैं, एक मिनट, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह मेंबर इस टू बी है ना, बारह मेंबर दिख रहे हैं, बारह मेंबर। तो m का वैल्यू 12 हो गया, माइनस ज्वाइंट बताओ। तो ज्वाइंट, ज्वाइंट कैसे बताऊंगा, ज्वाइंट ज्वाइंट एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ ज्वाइंट मान लो। तो टू टू मल्टीप्लाई बाय नौ माइनस थ्री, कुछ तो गड़बड़ हो गई। अच्छा ये ज्वाइंट है, ओ हो एक 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 सेकेंड, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। अगर ये ज्वाइंट है, अगर ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट है, तो ये अलग अलग मेंबर हो गए ना सभी। ये ज्वाइंट है तो अलग अलग मेंबर हो गए सभी। तो हमने इतने ज्वाइंट माने कितने, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, नाइन नंबर ऑफ ज्वाइंट है, तो ये तो सही है। नंबर ऑफ मेंबर चेंज हो जाएंगे, कितना हो जाएगा नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर हो जाएगा हमारे पास एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, सोलह मेंबर इस थे। तो मैंने आपके सामने बोला 18 में से तीन गए, 15 बचा, 15 और एक 16 बचा, 16 में से 15 गया, एक बचा। तो डीएससी प्लस डीएसआई वन प्लस वन, आंसर इज टू, टू आंसर होगा। समझ रहे हो आप, इस तरीके से यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। भाई यहाँ पर अगर इनको ज्वाइंट मान रहे हो तो नो डाउट दीज आर ट्रीट एज अ डिफरेंट डिफरेंट मेंबर्स, ठीक है ना। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह, जस्ट अ वेट प्लीज, इसमें थोड़ा मेंबर गिनने में मुझे गलती हो रही है बार बार। एक सेकंड, ये टू नहीं होगा आंसर, कुछ और आंसर है इसका। एक सेकंड रुकना, मैं मेंबर गिन लूं, मैं अपने हिसाब से गिन लेता हूं, आप लोग मुझे बता देना है ना। तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह, अठारह मेंबर इस देयर, अठारह आएगा। तो मैंने आपके सामने बोला अगर अठारह आया तो अठारह पंद्रह, तो ये हमारे पास आएगा तीन, और तीन और एक चार इज द करेक्ट आंसर। मेरे मेरे मेंबर कितने आ रहे हैं, तो मेंबर आ रहे हैं मेरे अठारह, अठारह नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर, 18 नंबर ऑफ मेंबर्स आर देयर। तो अगर अठारह मेंबर आ रहे हैं तो 18 माइनस
18 माइनस 3 15, इट इज 3 और 3 प्लस 1 इज बिकम 4। ठीक है ना, तो डीएसई प्लस डीएसआई को जोड़ना पड़ेगा, तो 3 ये आ रहा है, 1 ये आ रहा, 3 में 1 को जोड़ा, 4 इज द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन इज टू बी करेक्ट, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं, द डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी ऑफ द फॉलोइंग बीम। इस बीम का डिग्री ऑफ इनडिटर्मिनेसी बता दो, तो हमें मालूम ही है, अगर हम बीम की बात करते हैं तो बीम में कभी डीएसई नहीं होता, बीम में कभी डीएसआई नहीं होता, डीएसई अकेला होता है, अकेला एक्सटर्नल स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी होगा, इंटरनल नहीं होगा। सही बात है। तो इन केस ऑफ बीम, अगर हम बीम की बात कर रहे हैं तो बीम में केवल, बीम में जब भी हम बात करेंगे, इफ आई विल टॉक अबाउट बीम हियर, तो बीम में केवल डीएसई होगा, डीएसआई नहीं होगा। तो यहाँ पर 3 नंबर ऑफ रिएक्शन आएगा, फिक्स सपोर्ट, हिंज पर 2 आएगा, हिंज पर 2 आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, डीएसई का वैल्यू हम सबको पता ही है। इफ आई विल टॉक अबाउट डीएसई, डीएसई कितना होता है, DSE is equal to RE minus 3, इन जनरल DSE यही होता है, RE minus 3। तो RE minus 3 is the DSE, ये DSE है, तो कितना आ रहा, 3 और 2 5 और 2 7, 7 minus 3, तो 7 में से 3 गए, वैल्यू इज बिकम इक्वल टू 4, तो 4 इज द करेक्ट आंसर, 4 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हमने आपके सामने बोला 7 minus 3 is equal to 4, 4 is the correct answer, D option is to be correct, यहाँ पर D option करेक्ट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल यार, बहुत ही सिंपल है, मैंने कोई खतरनाक कंसेप्ट आपको बताया ही नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, ठीक है ना, जो अपन ऑलरेडी पढ़ते हुए आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल डिस्कस बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, व्हाट एक्चुअली आई विल डिस्कस अ नेक्स्ट प्रॉब्लम। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिएगा, हमसे क्या बोल रहा है, द प्रिंसिपल यूज टू ड्रॉ आईएलडी। तो भैया आईएलडी को ड्रॉ करने में कौन सा प्रिंसिपल यूज होता है इनमें से, वी ऑलरेडी नो दैट, इफ आई एम इंटरेस्टेड टू ड्रॉ द आईएलडी, अगर मैं आईएलडी ड्रॉ करना चाहता हूं, तो आईएलडी को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास जो प्रिंसिपल यूज होता है, इट इज कॉल्ड म्यूलर-ब्रेसलॉस प्रिंसिपल। हम म्यूलर-ब्रेसलॉस प्रिंसिपल का यूज करेंगे, है ना, we will use a Mueller-Breslow principle, हम Mueller-Breslow principle का यूज करेंगे, याद रखना। तो हम जब ILD की बात करते हैं, इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम की बात करेंगे, तो ILD में हमें जो यूज करना पड़ेगा, इट इज अ Mueller-Breslow principle, हम Mueller-Breslow प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे, इसी को यूज करते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी आसान कंसेप्ट इज टू बी देयर। थोड़ा सा आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, बाय ओवर रेनफोर्सिंग बीम, अगर हम ओवर रेनफोर्सिंग बीम की बात करते हैं, द मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कैन बी इंक्रीज नॉट मोर देन, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा, तो इन केस ऑफ ओवर रेनफोर्स बीम, अगर हम ओवर रेनफोर्स बीम की बात करेंगे, तो इन केस ऑफ ओवर रेनफोर्स बीम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 25% से इंक्रीज हो जाता है, 25% ज्यादा मूवमेंट रेजिस्ट कर सकती है। लेकिन स्टिल कोड हमसे बोलता है कि आप कभी भी ओवर रेनफोर्स सेक्शन मत बनाओ, क्योंकि वो सडन ब्रेक होगा, आपको हिलने का मौका नहीं देगा, मार डालेगा, समझ रहे हो। तो इसीलिए ऑलवेज भी ट्राई, आप हमेशा ट्राई करिएगा कि सेक्शन अंडर रेनफोर्स हो, और अगर ओवर रेनफोर्स बन गया तो उस सेक्शन को ट्रीट एज अ बैलेंस, आपको बैलेंस के तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। गेट माय पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी खतरनाक क्लॉज। चलिए नेक्स्ट, ये हमसे बोलता है फॉर टॉर्शनल रेनफोर्समेंट साइड फेस रेनफोर्समेंट विथ टॉर्शन। तो बेटा साइड फेस रेनफोर्समेंट टॉर्शन में हम दोनों साइड प्रोवाइड करते हैं, जो बीम टॉर्शन से सब्जेक्टेड होती है उसमें साइड फेस रेनफोर्समेंट डाला जाता है, कब, जब उसका डेप्थ 450 mm से ज्यादा होता है। इसको बताने की आवश्यकता नहीं है, ये सबको पता है, उसका डेप्थ अगर 450 mm से क्या कर जाएगा, एक्सीड कर जाएगा। इफ डेप्थ इज एक्सीड 450 mm, अगर 450 mm से एक्सीड कर जाए, एंड बीम इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग प्लस टॉर्शन। अगर बीम पर टॉर्शन नहीं आ रहा, केवल बेंडिंग अगर हो रही है, तो फिर 450 नहीं, फिर 750 mm से ज्यादा का जब बीम होगा, तब हम साइड फेस रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। दिस इज ऑल्सो क्लॉज ऑफ आरसीसी, ये आरसीसी का ही हमारा एक जीता जागता क्लॉज है। नेक्स्ट 25th नंबर, हमने बोला लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, जो लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस है वो किस चीज से रिलेटेड नहीं है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू, नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू। देखो क्रीप के कारण तो होता ही है, श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट के कारण भी होता है, एंकरिंग स्लिपिंग के कारण भी होता है, एंकर स्लिप हो जाते हैं, ठीक है ना, सिर्फ ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना, याद रखना जो लॉस है, लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ग्रेड ऑफ कंक्रीट। किस ग्रेड का कंक्रीट होगा, उसमें कितना लॉस, इससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर टेंडन लूज पड़ गए, स्लिप हो गए, या फिर श्रिंक हो गया कंक्रीट, या फिर क्रीप हो गया, तो उस कंडीशन में फिर हमारे लिए यहाँ पर लॉसेस का थोड़ा सा लॉस इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास, आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। शाम को 7 बजे से मेंस का सेशन है, सभी लोग आइएगा क्लास में, ठीक है बच्चों। बाकी आप लोग इस बात को याद रखिए कि जो भी बच्चे
जो भी बच्चे जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज रात 9:15 से आप सभी के समक्ष मैं प्रस्तुत करूंगा नया सब्जेक्ट हाईवे इंजीनियरिंग। तो हुज स्टूडेंट विच आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।